हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं ना, वो लोग सब सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी को आप लोगों को अच्छे से समझाया जाता है और मेडिकल एंट्रेंस में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सारा का सारा वीडियो लेक्चर आप लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ पाओ। ठीक है। डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसके पास दो कैरेक्टर, दो नेचर वाला। ठीक है। तो दो नेचर हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन है। सिंपली समझो, आज हम इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फिर उसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन कैसा होता है, उसमें टोटल सीरीज कितने हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। द पार्टिकल्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पोज्ड अ डायलेमा फॉर द साइंटिस्ट। ठीक है। ऑन वन हैंड इट कुड एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैंने पहले पिछले वीडियो में ही बता दिया हूँ, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन कभी मन में नहीं आना चाहिए। जो लोग नहीं देखा है वो जाकर के ये वीडियो देख लो ताकि ये समझ में आ जाए। ठीक है। इट वॉज नॉट कंसिस्टेंट with the known wave behavior of light, which could account for the phenomena of interference and diffraction। ठीक है। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो है, ये दो बातें नहीं बता पाया, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो ये आपको पता है कि एक पार्टिकल नेचर होती है और एक वेव नेचर होता है इसके पास। तो ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो आ रही है, ये किस लिए आ रही है, क्योंकि ये आपका वेव नेचर है इसका, इसीलिए आ रहा है। The only way to resolve the dilemma was to accept the idea that light possesses both particles and wave-like properties। ठीक। उसके बाद that is light has dual behavior। light के पास भी दो behavior होता है। Depending on the experiment, we find that the light behaves either as wave or as a stream of the particles। Whenever radiation interacts with the matter, it displays the particles like properties। जब भी लाइट या रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो कैसा अपने आप को प्रतीत करता है, पार्टिकल लाइट। ठीक है। और उसके बाद देखो, जब भी इन कॉन्ट्रास्ट की बात करें, ठीक है, तो वो कैसा प्रॉपर्टी शो करता है, वेव लाइट, यानी इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, विच इट एग्जिबिट्स व्हेन इट प्रोपेगेट, और जो इस तरीके से प्रोपेगेट होकर के चलने लगता है। दिस कंसेप्ट वाज टोटली अलाइन to the way the scientists thought about the matter and radiation, and it took them a longer time to become convinced of its validity। बहुत ही लंबा टाइम के बाद ये साबित हो पाया इसके बारे में कि वेव नेचर कैसा है और पार्टिकल नेचर कैसा है। ठीक है। in turns out, as you shall see later, that some microscopic particles like electrons also exhibit दिस वेव पार्टिकल्स, यानी दी वेव लाइक डुअलिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास भी दो कैरेक्टर शो करते हैं, एक रेडिएशन एक पार्टिकल के लाइक। ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो भी टॉपिक पिछले वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं उसी पे आधारित ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया हुआ था, और वो सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग कर ही लेना, क्योंकि इसी क्वेश्चन बेस्ड क्या होता है, क्वेश्चन आप लोगों को क्या होता है, मिलता है, एग्जाम में मिलता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बाहर से आता है। हाँ, उसको वो क्या करता है, एडवांस लैंग्वेज देता है, उसको थोड़ा टर्म को हैवी कर देता है ताकि समझने में थोड़ा टाइम लगे। उसके बाद देखो, एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, दैट मींस एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो आज हम लोग अच्छे से जानेंगे कि सिर्फ इंट्रोडक्शन जानेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है। द स्पीड ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासेस। अब जो लाइट का स्पीड होगा वो वास्तविक में किस चीज पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है। जब मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, देखो, एज अ रिजल्ट द बीम ऑफ लाइट इज डेविएटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अगर मान लो सिर्फ मीडियम, अगर स्पीड ऑफ लाइट मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, तो एक मीडियम और दूसरा मीडियम जब मैं ऐसे करके दे रहा तो वो फिर डेविएट हो जा रहा है, दूसरा मीडियम में जाते ही क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। तो सपोज करो इस तरह के एक मीडियम है, मैंने ऐसे लाइट दिया और वो डेविएट होकर के ऐसे हो गया, यानी वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर से डिस्टेंस में भाग गया। या फिर जैसे ही मीडियम में जाए तो देखो ये मीडियम है तो वो परपेंडिकुलर की ओर आने लगता है, जैसे इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से फिर वापस आ जाता है। तो कुछ परपेंडिकुलर जैसे ही देते हैं ना, तो उसके क्लोज जब आने लगता है, रेयर मीडियम में जाता है तो परपेंडिकुलर से वो दूर भागने लग जाता है। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ेंगे आगे। इस तरीके से सपोज करो, इस तरीके से होता है
ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, ये क्या करेगा, इस तरीके से क्लोज से गुजरेगा, समझ गए। और जब भी वही इसका अपोजिट हो जाता है कि डेंसर से जब रेयर में जाता है। उसके बाद देखो, इट ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन द रेज ऑफ व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू द प्रिज्म, द वेव the wave with the shorter wavelength bends more than the one of the longer wavelength। जिसके पास जैसे कि मान लो जो ज्यादा शॉर्टर वेव क्या करेगा, बेंड करेगा ज्यादा, जिसके पास वेवलेंथ क्या है, कम है, वेवलेंथ जिसका कम है तो वो ज्यादा बेंड करेगा। मान लो ये प्रिज्म है, ऐसे करके देंगे और जो ज्यादा बेंड किया उसका मतलब क्या है, इसका वेवलेंथ कम है। लॉन्गर वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा बेंड नहीं करता है। सिंस द ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ wave with all the wavelengths in the visible range। उसके बाद a rays of white light is spread out into the series of the color bands that is called spectrum। प्रिज्म अगर मान लो ये है तो तुमने क्या किया, इस बैंड पे, पट्टी पे सारा 7 रंग का इस पे ला दिए हो, तो वो क्या कहलाता है, इस पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उसी से आप लोग याद किए होंगे वियोर करके जो होता है, इसका वियोलेट, इंडिगो, ये सब ग्रीन, इस तरह के कलर इसमें होते हैं। तो ये आप लोग आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखो, द लाइट ऑफ रेड कलर विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब लाइट रेड कलर के पास जो, रेड कलर का जो लाइट होता है उसके पास क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। और वाइल द वियोलेट के पास क्या होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। उसके बाद स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट वी कैन सी द रेंज फ्रॉम 7.50 into 10 to power 14 हार्स टू द 4 into 10 to power 14 हार्स तक, यानी कि 7.5 से 4 तक हम लोग हार्स तक देख सकते हैं। ये विजिबल रेंज है किसका, फ्रॉम यानी कि वियोलेट टू रेड, ठीक है। सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस बिकॉज वियोलेट मर्ज इनटू ब्लू। अब वियोलेट धीरे धीरे क्या होता है, ब्लू में मर्ज हो जाता है। फिर ब्लू किस में मर्ज होता है, ग्रीन में मर्ज होता है। और ग्रीन उसी तरह से फिर मर्ज होते होते लास्ट में रेड बन जाता है। समझ में आ गया। तो इसीलिए हमको हम लोग इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे। अ सिमिलर स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द रेनबो फॉर्म्स द स्काई। अब उसी तरह का स्पेक्ट्रम हम लोगों को रेनबो स्काई में देखने को मिलता है। जैसे कि क्या होता है कि जैसे पहले ब्लू है, इंडिगो है, इंडिगो ब्लू में ऐसे मर्ज होते हुए दिखेगा, फिर ब्लू ग्रीन में मर्ज होते हुए दिखेगा। ऐसा नहीं कि सेपरेट सेपरेट कलर दिखेगा, अलग अलग, गैप नहीं रहता उसमें, मर्ज होते हुए दिखता है, ठीक है। रिमेंबर दैट द विजिबल रे इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। When electromagnetic radiation interacts with the matter, atom or molecules may absorb the energy and reach the higher energy state with the higher energy. These are in the unstable state। मान लेते कोई एटम है, कोई मैटर है, जब उसमें एनर्जी, और जब वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है। फॉर रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल स्टेट यानी मोर स्टेबल लोअर एनर्जी स्टेट, द एनर्जी स्टेट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इमिट द रेडिएशन। जिस वजह से वो क्या होता है, एनर्जी अपने अंदर से बाहर निकालेगा तो ही जाके वो स्टेबल हो सकता है। सपोज करो तुमने एक ऐसा लोहा लिया, उसको तुमने बहुत रेड हॉट कर दिया, यानी कि गर्म कर दिया, इतना गर्म किया कि वो लाल हो गया है। अब उसको ठंडा होने में क्या करेगा, वो अपने से बहुत सारा रेडिएशन निकालेगा ना, बहुत सारा एनर्जी को निकालेगा। तो 4 घंटा 5 घंटा तक वो एनर्जी निकाल करके फिर खुद ठंडा हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है। इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, the spectrum of the radiation emitted by the substance and has absorbed the energy is called emission spectrum। मान लेते कोई रेडिएशन ऐसा है, ठीक है, कोई स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन जो होता है इमिटेड बाय सब्सटेंस, एंड अब वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके करता है। मान लो कोई ये है पट्टी यानी कि बैंड, उसने क्या किया, एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया। अब फिर वो क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है अलग अलग इसमें कलर का मर्ज होते हुए, कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी वियोलेट। तो वो एक अपना सीरीज में कर रहा है, विबियोर के सीरीज में। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसको कहते हैं इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम। उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का इमिट हो रहा है यानी निकल रहा है। एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस दैट हैव एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, जैसे कि एटम मॉलिक्यूल या आयन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। और जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो वो क्या करेगा, एमिशन करना शुरू कर देता है। और जब एमिशन करेगा तो उसमें क्या होता है, ढेर सारा लाइट निकलना शुरू होता है। लाइट इन द फॉर्म किस में, विजिबल रेंज में होती है, जिसका वेवलेंथ किसी का ज्यादा, फिर धीरे धीरे घटते 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 या फिर कम से फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चल जाता है, ठीक है। और फिर वो अपना नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाता है। तो उस तरह के जो स्पेक्ट्रम होते हैं यानी देखने को जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि उसमें से एनर्जी यानी रेडिएशन निकल रही है।
एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक निगेटिव एनिमेशन ऑफ एनिमेशन। फोटोग्राफिक निगेटिव इमिशन भी इसको कहते हैं, एब्जॉर्प्शन वाले को क्या कहते हैं, फोटोग्राफिक निगेटिव ऑफ एन इमिशन। उसके बाद देखो, उसके बाद है अ कंटिन्यूम, a continuum of radiation is passed through the sample which is absorbed the radiation of certain wavelengths. The missing wavelength, which is correspondence to the radiation absorbed by the matter, leave the dark spaces in the bright continuous spectrum. अगर मान लो कोई जो मैंने अभी बताया कि एनर्जी वो क्या किया, अब्जॉर्ब किया, अब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो रेडिएट करना शुरू करता है, तो कुछ ऐसे वेवलेंथ वाले एनर्जी होते हैं जो वो एब्जॉर्ब ही कर लेता है, अब्जॉर्ब ही करता है, उसको रेडिएट नहीं कर पाता है। तो जब रेडिएट नहीं करेगा तो वहां पे कौन सा बन जाएगा, ब्लैक बैंड बन जाएगा, ठीक है, वो काला धब्बा जैसा बन जाएगा। तो मान लो यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन को वो रिलीज कर लिया। अब मान लो यहाँ पे कुछ और है, ब्लू है, अब ब्लू वाले को क्या किया, अब्जॉर्ब कर लिया। तो फिर मान लो यहाँ पे इंडिगो है ना, यहाँ पे इंडिगो और ब्लू दिख गया, लेकिन ये अब्जॉर्ब करके रखा है, तो ये वाला स्पॉट कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, ठीक है, ये कैसा दिखेगा, ब्लैक दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, द स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रिफर्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि हम लोग इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो पढ़ते हैं उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट इज डिस्कस्ड एबव was continuous as well as wavelengths yani red to violet of the visible light is represented in the spectra. The emission of the spectra of atom in the gas phase on other hand do not show the continuous spread of the wavelength from the red to the violet, rather they emit light only at a specific wavelengths with dark space between them. Such spectra is called line spectra. लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है, वही जो एनर्जी अब्जॉर्ब जो बताए भी, डार्क जो बैंड बन जाती है, जो अब्जॉर्ब करके वो रख लेता है, अब बाकी जो अब्जॉर्ब नहीं करता है जिसको इमिट कर देता है, तो जो अब्जॉर्ब हो गया उसका वो डार्क स्पेस दिखाते हैं, यानी डार्क बैंड जैसा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा का ही नाम दूसरा क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बिकॉज द इमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइन इन द स्पेक्ट्रा, ठीक है। उसके बाद लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है, आर द ग्रेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ईच एलिमेंट हैज यूनिक लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। हर एक एलिमेंट्स के पास अपना अपना एक अलग यूनिक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। द स्पेक्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक लाइन इन एटम स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी यूज इन केमिकल एनालिसिस। इसको हम लोग केमिकल एनालिसिस में भी यूज कर सकते हैं to identify an atoms in the same way as fingerprints are used to identify the pupils, ठीक है, यानी फिंगरप्रिंट को पहचानने में भी हम लोग इसका लाइन स्पेक्ट्रा इमिशन को यानी लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत यूज होता है फॉरेंसिक साइंस में। द एग्जैक्ट मैचिंग ऑफ द लाइन इन द इमिशन स्पेक्ट्रम of the atoms as known element with the lines with the unknown sample quickly established the identify of the later German chemist Robert Bunsen and was one of the first investigator to use the spectra to identify the elements। जैसे कि उन्होंने रुबीडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, ये सब क्या है, ये लाइन यानी कि ये कौन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। ये खुद जैसे कि हम लोग को क्या होता है कि रात एक टॉर्च होता था, बचपन में देखते थे, तो वो टॉर्च को अगर लाइट में रखते थे, फिर जब अंधेरा हो जाता था तो वो टॉर्च अपने आप दिख जाता था अंधेरा में। तो हम लोग सोचते थे कि वो क्या हो रहा है कि उसमें से एनर्जी यानी लाइट रिलीज होती है और वो ग्रीन टाइप का दिखता था, ठीक है, ग्रीन टाइप का दिखता था। तो उसमें क्या होता है, रुबीडियम या फिर कुछ सीजियम वगैरह, उसमें कुछ रेडिएटेड एलिमेंट का यूज, यानी कि जो रेडिएट इमिशन जो कर पा रहा है उस तरह के एलिमेंट को उसमें क्या किया गया, यूज किया गया था, ठीक है। द एलिमेंट हीलियम वॉज डिस्कवर्ड बाय द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। और हीलियम का जो डिस्कवर हुआ है इन द सन बाय, यानी कि सन में यानी सूरज में, वो एक मेथड था स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, जो ऊपर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपको नया टॉपिक मिल रहा है वो नया टॉपिक क्या है, यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जहां से हम लोगों को नया नया चीज सीखने को मिलेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है इस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन सीरीज, ठीक है। इसमें बालमर्ट सीरीज, उसके बाद बहुत सारा सीरीज हम लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत सारा, इनमें 6 सीरीज होते हैं टोटल, वो 6 सीरीज, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट 5 होता है, और वो 5 का 5 हम लोग को टिप ऑफ टंग पे याद करना होगा, ठीक है। उससे पहले रीडेबल कांस्टेंट, बाकी ये सब हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करो।